तो फाइनली आज की मंडे नाइट रॉ से हमको पता चल चुका है कि उस मास्क के अंदर बंदा कौन है। और अब जाके ऐसा मुझे रियलाइज हो रहा है कि कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर की फ्यूड को इन्होंने सीरियस ले लिया, क्योंकि घर पे जाके मारा मारी हुई है भाई। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो इस वीडियो में आज रिव्यू करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ के एपिसोड को, और सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा कि आप चेक कर लेना कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है फिर नहीं, अगर आप डेली इस चैनल पर रेसलिंग से रिलेटेड कंटेंट को कंज्यूम करने आए। तो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो करते हैं गुंथर, और गुंथर की एंट्री होती है भाई, और क्राउड वहां पे उनको बू कर रहा है क्योंकि जॉन सीना को सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में वो हरा के आए हैं। और उसके बाद फिर वो जब आ रहे थे तो पूरा हंसते हुए आ रहे हैं कि जैसे कि उन्होंने बहुत बड़ा किला फतेह कर लिया, जो कि उन्होंने सही में किया भी है। बूज उनको हो रहे थे, यू सक वाले उनको चैंट लग रहे थे। और मंडे नाइट रॉ से पहले ना ऐसे कंपैरिजन हो रहा था कि क्या इस तरीके की हीट मिलने वाली है गुंथर को जैसे रोमन रेंज को मिली थी जब उन्होंने अंडरटेकर को हराया था। और मैं बोलूंगा कि मतलब उस लेवल की तो नहीं, लेकिन हाँ ऐसा था कि जब माइक पे आके गुंथर कुछ भी बोलने के लिए चल रहे थे तो क्राउड ने उनको बोलने नहीं दिया। लेकिन उस टाइम पे भाई रोमन रेंस वाला मामला बहुत ज्यादा ही सीरियस था, इसको कंपेयर नहीं कर सकते इससे, क्योंकि उस टाइम पे रोमन रेंस का हराना फैंस ने हजम ही नहीं किया था। लेकिन यहाँ पे वो टैप आउट वाली सिचुएशन थोड़ी सी अलग थी। तो यहाँ पे गुंथर आते हैं और वो कहते हैं कि देखो मैंने वही किया जो मैंने बोला था, मैंने टैप आउट करवा दिया जॉन सीना को। और जब उसने टैप आउट किया ही टैप्ड आउट लाइक अ लिटिल बिच, और अब वो जा चुका है यहाँ। मतलब वो तो बिल्कुल उन्होंने ऐसा होता है कि जैसे आपने हरा दिया है किसी एक बड़े सुपरस्टार को, आपकी फ्यूड खत्म हो गई है, तो फिर आपका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि अब आपको जरूरत नहीं है कुछ ज्यादा बकवास करने की, बुरी बातें बोलने की। लेकिन गुंथर स्टिल यहाँ पे आगे बुरी बुरी बातें बोल रहे थे, वो जाने लगते हैं। उसके बाद वो दोबारा आते हैं, उसके बाद अपने हाथ उठा रहे हैं, अनाउंसर डेस्क पे खड़े हो रहे हैं, कह रहे हैं कि मैंने एक लिटिल बिच की तरह उसको टैप आउट करवा दिया, इट्स माई टाइम ना। और ये सब वो हंसते हुए बोल रहे हैं, और क्राउड उनको वहां पे जबरदस्त वाली बूज कर रहा है। लेकिन गुंथर को जीरो फर्क पड़ रहा है इस बात का कि क्राउड मेरे को ऐसे ऐसे क्यों ट्रीट कर रहा है। भाई उनको तो ऐसा है कि इतनी मोटी चमड़ी हो चाहिए कि भाई मैं जीता हूं, मैंने जो बोला वो मैंने किया। उसके बाद वहां से जाने भी लगते हैं, और बैक स्टेज भाई वो छेड़ भी रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार को, जैसे कि अकीरा टोजावा एंड ओटिस को उन्होंने छेड़ा। उसके बाद आर-ट्रूथ होते हैं, और आर-ट्रूथ ने यहाँ पे उनको सीधा बोल दिया कि यू आर अ पीस ऑफ ट्रैश। तो गुंथर ने उस पर भी रिएक्ट नहीं किया कि मतलब भाई आर-ट्रूथ होता कौन है मुझे बोलने वाला, करे भाई तुम्हें जो बोलना है तुम बोलते रहो। उसके बाद वो आगे चलते हैं, फिर एडम पियर्स को भी ये जो डिसरिस्पेक्ट करी गुंथर ने जॉन सीना की, ये जो बार बार उनको मॉक ही कर रहे थे वो, तो उन्हें वो पसंद नहीं आई। तो वो कहता है भाई तेरा हो लिया, अब तू यहाँ से जा। गुंथर को इससे भी प्रॉब्लम नहीं है कि उनको भगा दिया जा रहा है, वो बड़े आराम से जो है अरीना लेफ्ट करता है। और उसके बाद जब वो अपनी कार में बैठने के लिए जाते हैं तो वहां पे एजे स्टाइल्स भी थे, और जब अपनी कार में बैठा ना भाई गुंथर, उसके बाद वो एजे स्टाइल्स को भी ऐसे करते हुए जाता है। तो ये तो गुंथर के कैरेक्टर को जो आज डब्ल्यूडब्ल्यू ने दिखाया है, आई थिंक ऐसे ही दिखाने की जरूरत है। इसको परफेक्टली डब्ल्यूडब्ल्यू ने नेल किया है, क्योंकि गुंथर के ऊपर हीट आनी थी तो उनको चाहिए था कि भाई गुंथर का अब ऐसा मतलब इंपॉर्टेंट टाइम है ये गुंथर के लिए। ऐसा नहीं कि आपने जॉन सीना को हरा दिया और उसके बाद ठीक है अब तो सब स्मूथ चलेगा। यहां से डब्ल्यूडब्ल्यू को वो स्टोरी लाइन को बिल्ड करना, मुझे लगता है कि आज के मंडे नाइट रॉ में उन्होंने वो अच्छा काम किया। बट अगेन अभी भी स्टक तो हम सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में ही है कि जॉन सीना ने सही में डब्ल्यूडब्ल्यू से रिटायरमेंट ले ली है। इसके बाद शो पर नेक्स्ट मैच आता है ऊसोस वर्सेस न्यू डे के बीच में, और ये वही गुड ओल्ड डेज की याद आ गई जब ये दोनों टीम्स जो है टैग टीम डिवीजन में रूल करती थी। अच्छे अच्छे आपको सीक्वेंसेस यहाँ पे दिखेंगे, बहुत ज्यादा क्लोज फॉल्स भी थे, फिनिशर्स के ऊपर भी हमने जो है पिन को ब्रेक होते हुए देखा है। दिस इज ऑसम के वहां पे चैंट लग रहे थे। लेकिन एक चीज जो ऑसम नहीं होती वो होता है जे उसो का हक करना रिंग साइड पर अपने ओपोनेंट्स को, वो उन्होंने आज भी किया। मुझे लगा कि जिमी उसो ने फिर भी जे उसो से बेटर कर लिया, जबकि वो इस मूव का यूज कम करते हैं, और एंड में 1D फिनिशर के साथ में ऊसोज ने ये वाला मैच जीत लिया। तो आज की रॉ देख के ऐसा लगा तो नहीं कि डब्ल्यूडब्ल्यू का कोई इंटेंट है कि अभी वो फिलहाल कुछ टाइम के लिए ही बस जे उसो को जिमी उसो के साथ रख रहे हैं और ओरिजिनल उनका प्लान जो है हील टर्न का, क्योंकि वैसा हमको हल्का भी टीज दिखा रहे हैं। तो शायद ये एज टैग टीम ही चलने वाले हैं, जो कि बहुत सारे डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस के लिए खुशी की बात है। इसके बाद हमको बैक स्टेज से सेगमेंट देखता है विजन का, और यहाँ पे वो बात कर रहे होते हैं लोगन पॉल और ब्रॉन्सन रीड की, क्या मारा हमने एले नाइट को, भाई वो तो गायब भी हमने कर दिया, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू ने अनाउंस किया है कि मल्टीपल इंजरीज से सफर किया उन्होंने, जिसकी वजह से एले नाइट कुछ टाइम तक अब आने नहीं वाले डब्ल्यूडब्ल्यू टेलीविजन पर। फिर उसके बाद बात हो रही है कि अब ये मास्क मैन कौन है, सीएम पंक को भी ऐसे मारना है, इसको भी ये डिस्कस कर रहे हैं। और फिर बड़ी मुश्किल से ब्रॉन ब्रेकर को समझाते हैं लोगन पॉल कि भाई अभी नहीं मारना हमको सीएम पंक को, अभी 21 दिन बचे हैं, अगर वो बंदा सही सलामत नहीं रहा तो मैच की ऐसी तैसी हो जाएगी। तो बड़ी मुश्किल से पॉल
हेमन संभालते हैं ब्रॉन ब्रेकर, क्योंकि उनका दिमाग हिल जाता है, वो बंदा गुस्से में ही रहता है और वो उसको अपना गुस्सा निकालना होता कहीं, लेकिन कुछ ना कुछ करके पॉल हेमन ने समझा ही लिया कि नहीं भाई अभी नहीं करना, अभी मैच है तो उसके ऊपर थोड़ा हम फोकस करते हैं। ये अच्छा लगता है जिस तरीके से ब्रॉन ब्रेकर को दिखाते हैं ना कि भाई ये अनहिंज्ड है, ये कुछ भी कर सकता है, मतलब ये इसको अगर ये पगला गया तो ये किसी को भी जाके फोड़ देगा। तो वो जो कैरेक्टर में डेप्थ है ब्रॉन ब्रेकर की, वो देखने में सही लगता है। इसके बाद शो पर हमको नेक्स्ट रिया रिप्ली और ईओ स्काई आती हुई दिखती हैं, लेकिन उनकी एंट्रेंस पर ही धर दबोचा है कबूकी वॉरियर्स ने। मेरे को तो लग रहा है भाई ये क्या, मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये हर मंडे नाइट रॉ में इन्होंने 10 मिनट 15 मिनट का स्लॉट ले लिया कि इनको आगे यही करना है, और ये स्टोरी लाइन में ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है कि मैं बोलूं कि भाई मेरा इंटरेस्ट कुछ आ रहा है, कुछ यूनिक ही नहीं है, बहुत बहुत एक बेसिक सा, बस एक पहली लाइन जो आप लिखते हो ना पेज में, बस उतनी ज्यादा ही सिंपल सी इसकी स्टोरी है कि भाई आ रहे हैं, लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, बस उसके अलावा इनको जरा सी मेहनत इसकी स्टोरी लाइन में करनी है, और वो फिर बोरिंग भी लग रहा है। मुझे तो पर्सनली ऐसा ही फील हो रहा है देखो इसे देख के। इसके बाद शो पर विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैगजीन वर्सेस आइवी नायल का मैच था। मैगजीन ने पिछले कुछ टाइम में जो अपने कैरेक्टर में चेंज लेके आया और जो उनको एक सीरियस रेसलर की तरफ दिखाया जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा सही भी लग रहा है। पहले ऐसा लग रहा था कि फोर्स्ड है, लेकिन अब वो लग रहा है कि हाँ ये बंदी अच्छा लड़ सकती है, और वही उन्होंने आज भी किया। एंकल लॉक के ऊपर उन्होंने आइवी नायल को टैप आउट करवा दिया। मुझे याद है NXT से जब आइवी नायल आई थी तो ऐसा लगा था भाई इनके साथ तो पता नहीं WWE क्या ही करने वाली है, बट WWE उसके बाद इनके लिए जो है डायरेक्शनलेस हो गई। इसके बाद शो पर आते हैं नेक्स्ट हमारे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, द बेस्ट इन द वर्ल्ड, CM पंक, और वो कहते हैं कि वॉर गेम्स मैच से ज्यादा बुरा उनको इस बात का लग रहा है कि वो 2 हफ्ते मंडे नाइट रॉ पर आ ही नहीं पाए थे, और इसके बाद वो आते हैं सीधा ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर और वो उनको कॉल करते हैं नेपो बेबी। कहते हैं कि तेरी टीम तो जीत गई और तू कह रहा था कि 2012 वाला तुझे CM पंक चाहिए ब्रॉन ब्रेकर, भाई तू 2025 वाला CM पंक हैंडल नहीं कर सकता अकेले, तू हमेशा अपने बंदों के साथ आता। तूने मुझे पिन भी किया सर्वाइवर सीरीज में, लेकिन तूने ये काम अकेले नहीं किया। और एक बात मुझे तुझे बता देता हूं अच्छे से कि मेरी वाइफ का नाम दोबारा से मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर मामला बिजनेस से पर्सनल हो जाता है, और जब पर्सनल चीजें होती है भाई फिर तो CM पंक का हमको पता ही है, ये बंदा पागल हो जाता है। वो कहते हैं कि मैं तेरी जो आंखें हैं ना वो निकाल लूंगा, खींच कर निकाल लूंगा, एंड पिस ऑन योर सिंगल डिजिट IQ ब्रेन। ये जो स्टाइनर मैच चलती है, ब्रॉन ब्रेकर वाली मैच चलती है, उसके ऊपर भी वो जो है ऐसे करके शॉट्स लेते हैं और कहते हैं कि जब मैच होगा हमारा 5 जनवरी को तो तू अकेले आना। लेकिन CM पंक को ये भी पता है कि ब्रॉन ब्रेकर ये बंदा अकेले तो नहीं आने वाला, कि वो उनको ब्रॉनी करके भी कॉल करते हैं, कहते तो हर किसी को लेके आ जा। डम फादर भी उन्होंने मेंशन कर दिया यहाँ पर, कहते हैं उससे भी ज्यादा डम तो फिर वो उसका भैया है स्कॉट, ऐसे करके वो बोलते हैं। कहते हैं कि देख मैं जब तुझे हरा दूंगा ना तो तू देखेगा कि तुझे पॉल हेमन ने भी छोड़ दिया है, और उन्होंने यहाँ पे लोगन पॉल को यूट्यूब स्कैमर भी बोल दिया। ये मुझे लगता है सीरियस थोड़ा पर्सनल होगा, पता नहीं लोगन पॉल का इसके ऊपर रिएक्शन कैसे होगा। और फिर कहता है कि 2 ही लोग बचे होंगे फिर उसके बाद, वो तेरा डम पिताजी और उसका भैया, और फिर वहां पे जो स्टाइनर मैथ है वो भी काम नहीं आने वाली फिर, क्योंकि वो कहते हैं GTS 1 2 3 बेस्ट इन द वर्ल्ड। और उसके बाद जो माइक ड्रॉप वाला मूवमेंट था उनका क्राउड का साथ में CM पंक बोलना, वही बहुत ज्यादा कूल लगता है। भाई CM पंक जब बंदा अपने कैरेक्टर को सीरियस लेता है तो ये इतना बढ़िया लगता है कि आपके पास शब्द कम पड़ जाएंगे तारीफ करने के लिए, लेकिन जब ये बंदा बहुत कैजुअल हो जाता है तो लगता है भाई ये क्या वही बंदा है जिसको हमने 2010, 11, 12, 13, 14 में देखा था। मतलब समझ नहीं आता मुझे, ये कैरेक्टर चाहिए CM पंक का, अगर वो ये मेंटेन कर सकते हैं तो भाई बहुत मजा आता है CM पंक को देखने में, जैसे कि आज के उनके प्रोमो से हमको पता भी चल गया। इसके बाद शो पर नेक्स्ट मैच आता है स्टेफनी वकैर वर्सेस रकेल रोड्रिगेज के बीच में। मैच की कहानी तो ऐसे होती है कि जैसे कि रकेल रोड्रिगेज आज टाइटल कैप्चर करना चाहती हैं, लेकिन निकी बेला ने आके दोनों ही सुपरस्टार्स के ऊपर अटैक कर दिया। तो ये रकेल रोड्रिगेज को थोड़ा पोजीशन में अब डाल रहे हैं शायद, क्योंकि अब तक ऐसा लग रहा था कि वो बस साइड चिक सी बनी हुई थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हाँ साइड किक सी बनी हुई थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है, ये जो अब उन्हें थोड़ा लिव मॉर्गन और रॉक्सेन से अलग रख रहे हैं, तो मतलब शायद WWE का कोई इंटरेस्टिंग बड़ा प्लान हो सकता है उनके लिए आगे। बाकी निकी बेला का भी स्टोरी लाइन में आना थोड़ा सा स्पॉटलाइट में लेके आता है इस चीज़ को। इसके बाद हमको बैकस्टेज सेगमेंट दिखता है जहाँ पे निक ऑल्डिस नहीं एडम पियर्स आके पूछते हैं पॉल हेमन से कि भैया मास्क के अंदर कौन है, तो पॉल हेमन कहता है सेथ रॉलिंस हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ब्रूनो सैमर्टिनो का भी उन्होंने नाम ले लिया। कहते हैं मुझे नहीं पता भाई वो बंदा कौन है, लेकिन इतना पता चल गया था कि शायद हमको आज ये पता चल जाएगा कि इस मास्क के नीचे बंदा कौन है जो WWE इतने टाइम से मिस्ट्री करके रख रही थी, और फिर WWE ने थोड़ा उसके ऊपर डिलीवर भी कर दिया, उसके ऊपर आएंगे। बट नेक्स्ट पहले मंडे नाइट रॉ की ये चीज नहीं है, हमको एक इन्वेजन एंगल दिखाया जाता है, और ये था ड्रू मैकिंटायर, कोडी रोड्स एंड निक ऑल्डिस का। तो निक ऑल्डिस जाते हैं, उन्होंने जैसे बोल दिया था कि वो घर जाएंगे भैया ड्रू मैकिंटायर के
घर जाते हैं, पूरे गार्ड्स के साथ में वो जा रहे हैं, बहुत मस्त सिनेमैटिक सा पूरा शूट चल रहा है, ऐसा आपको लगेगा कि आप कोई मूवी का कोई सीन देख रहे हो। तो यहाँ पे आके इनके बीच में अग्रीमेंट होता है, प्रपोजल दिया जाता है कि भैया वापस आ जाओ तुम लोग। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं ना ना, अब मैं तुम्हारे इस चंगुल में नहीं फंसूंगा। तो उनको बोला जाता है कि भैया तुमको मैच मिलेगा। फिर ड्रू मैकिंटायर ने उस पर भी मना किया, तो फिर उन्होंने स्टिपुलेशन सामने से बोली कि भैया मेरी टर्म्स पे होंगी चीजें। तो उसके बाद उनको हाथ मिलाना पड़ गया। लेकिन ड्रू मैकिंटायर ने यह भी बोला कि अगर इससे पहले कोडी रोड्स ने मेरे ऊपर हाथ उठाया ना, तो उससे टाइटल ले लिया जाना चाहिए। अभी इसके ऊपर साइन नहीं हुए, उतने में ही पता ये चलता है कि कुछ तो अलर्ट आता है अपने फोन में ड्रू मैकिंटायर को, और सीसीटीवी से वो देखते हैं कि भैया कोडी रोड्स तो बाहर आ गया है। तो वो कहते हैं भाई, मतलब ड्रू मैकिंटायर को ऐसा लग रहा है कि उनके लिए सारी प्लानिंग की गई है, क्योंकि गोल्डन बॉय है कोडी रोड्स, और ये हमेशा अपनी जो है चीजें ऐसे चलाते हैं कि ड्रू मैकिंटायर स्क्रू हो जाएं। और फिर यहाँ पे कोडी रोड्स ने आके धावा बोल दिया भाई उनके घर पे ही। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं भाई मेरी फैमिली है यहाँ पे, ये कुछ नहीं सुना। कोडी रोड्स ने जाके मारना शुरू कर दिया। फिर इनके बीच में ब्रॉल हो रही है, सिक्योरिटी वाले बंदे भी इधर उधर हैं सब, मतलब पूरा मस्त ये सीन लग रहा है, पूरे मूवी की तरह वाइब यहाँ पे आपको आ जाएगी। और उसके बाद एक फनी लाइन भी बोलते हैं कोडी रोड्स, वो कहते हैं मैरी क्रिसमस एस होल करके उन्होंने बोला। तो उतनी सारे ब्रॉल के बीच में वो बीच में एक लाइन बड़ी फनी सी लगी कोडी रोड्स की। और अगेन कोडी रोड्स बंदा भी जब अपने कैरेक्टर को सीरियस लेता है, जो कि वो लेता ही है, लेकिन WWE के बुकिंग डिसीजंस उनको लेके बड़े वियर्ड से होते हैं। हमेशा ही उनको एक सॉफ्ट बॉय की तरह दिखाते हैं वो। लेकिन आज जब ड्रू मैकिंटायर के सामने कोडी रोड्स अपनी इंटेंसिटी लेके आया, भाई A+ वाला सिनेमैटिक सेगमेंट मुझे लगा है। ऐसे ही WWE को चीज़ें करनी चाहिए। और यहाँ पे पता चलता है कि आपके स्टोरी लाइन में इन्वेस्टमेंट है, आप क्रिएटिवली इन चीज़ों को सीरियस ले रहे हो। तो अब देखते हैं फिर कहाँ मैच होगा, कौन सी स्टिपुलेशन होगी। और क्योंकि साइन तो हुआ नहीं था अभी कि किसी पेपर के ऊपर, तो जो ड्रू मैकिंटायर ने बोला था कोडी रोड्स के बारे में कि भैया हाथ नहीं उठाएगा मेरे ऊपर वरना इसका टाइटल चला जाएगा। तो देखते हैं उस वाले एंगल को भी किस तरीके से दिखाने वाला है। ऐसे ही काम आप WWE की स्टोरी लाइन में करो, तब जाके जो स्टोरी लाइन है वो इंटरेस्टिंग होंगी और फैंस को भी उसको देखने में मजा आएगा। और अब आता है मंडे नाइट रॉ के शो का मेन इवेंट, जो कि था मैच रे मिस्टीरियो वर्सेस लोगन पॉल के बीच में। एक बड़ा हाई फ्लायर और एक छोटा हाई फ्लायर वाली पूरी वाइब आपको इस मैच में मिलने वाली है। मस्त भाई, लोगन पॉल भी अब ऐसा लग रहा है कि ज्यादा वो मैचेस जब से रेसल करना शुरू करने, शुरू में थोड़ा सा उन्होंने गड़बड़ करी थी स्लॉपी, लेकिन आज के मैच में तो मुझे लगा कि भाई लोगन पॉल का जो काम है वो सही है। अब इसके बाद क्या होता है, लोगन पॉल वो अपना जो ब्रास नकल है वो मांगने लगते हैं पॉल हेमन से, इन केस अगर उनको जरूरत पड़ जाए। लेकिन इतने में रे मिस्टीरियो ने अच्छा काम कर दिया, उनका 619 उन्होंने हिट कर दिया जाके। और जब वो जा रहे होते हैं आगे और उनको फोड़ने के लिए, तो उनको लगता है भाई ब्रास नकल है, क्यों ना मैं इसका यूज कर सकता हूं। तभी वो जो मिस्ट्री मैन है, जो मास्क मैन है, वो निकल के आता है ऐसे, और उसने एप्रन के ऊपर रे मिस्टीरियो को स्टॉम्प लगा दिया, जिसके बाद काम आसान हो गया लोगन पॉल का। लोगन पॉल ने अपना जो स्प्लैश है वो लगा दिया, और भाई इसके बाद तो मैच वो जीत गए। फिर हमने ये देखा कि वो जो मास्क मैन है वो ऐसा नहीं है कि वो डर रहा है, वो भाग रहा है वहां से, वो इस बार खड़ा है। और हमको थोड़ा थोड़ा ज्यादा ऐसे यहाँ से नजर आ रहा है कि भैया ये मास्क के नीचे कौन हो सकता है। इस बार पूरा उन्होंने काला करके नहीं दिखाया, मतलब वो जो कपड़ा सा पहना हुआ था अंदर वो पूरा नहीं पहना हुआ था। अब लोगन पॉल एंड ये मास्क मैन एक दूसरे को देख रहे हैं। इतने में क्या होता है, CM पंक का म्यूजिक हिट होता है, और उसके बाद दोनों ही बंदों को दुम दबा के वहां से भागना पड़ जाता है। लेकिन आपको ऐसे नहीं भागना है अगर आप रेगुलर जिम हिट करते हो, अपने रिजल्ट्स देख के भैया जल्दी क्यों नहीं आ रहे हैं। क्योंकि अगर आप नेचुरली अपने आप को बेटर बनाना चाहते हो, अपनी बॉडी फिजिक को इंप्रूव करना चाहते हो, तो भाई उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और ये मैं आपको बता सकता हूँ इसीलिए क्योंकि एक साल पिछले मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है। बट आपको एक चीज मेक श्योर करनी है कि आपके जो प्रोटीन गोल्स है वो हिट होते रहे। और अपनी इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में जैसे मैं बताते रहता हूँ, मैंने खुद नेचुरल टीम को यूज किया है, क्योंकि ये है इंडिया का मोस्ट टेस्टेड एंड सर्टिफाइड प्रोटीन। और काफी सारे लोगों ने ऑलरेडी इसको कंज्यूम किया भी है मेरे कहने पे, उनको भी जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे देख रहे हैं। इंस्टाग्राम पे मैंने देखा था कि मुझे आप लोग टैग करते रहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में आपको नेचुरल टीम का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। मेक श्योर वहीं से आपको जाके लेना है, ताकि इधर उधर की जो भी बीच में अगर घपलेबाजी होती है तो आप उसको भी पूरी तरीके से एलिमिनेट कर सको। कोड अगर आप यूज करोगे आरपंत, मेरा नाम ले लोगे वेबसाइट पे जाके, आरपंत इज द कोड, तो आपको एक प्यारा सा डिस्काउंट मिल जाएगा। अगेन विंटर वाला सीजन चल रहा है, इससे बेस्ट टाइम कुछ होता नहीं है मसल बिल्डिंग करने के लिए और गेनिंग करने के लिए। और अगर आप जिम नहीं भी जाते तो भी आपके लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है, आपकी स्किन, आपकी हेयर क्वालिटी के लिए। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगा। वेबसाइट पे जाके मेरा नाम लेना शॉर्ट में, आरपंत इज द कोड। अब ये दोनों सुपरस्टार वहां से दुम दबा के भागने लगते हैं, तो हुआ ये कि वो जो मास्क वाला बंदा है वो उधर स्टेयर पे जाके चढ़ गया होता है। और जब वो वहां पे चढ़ा हुआ होता है तो हमने नजारा देखा
कि अब वो मास्क में जो बंदा है वो अपना मास्क उतारने चल रहा है और उसने अपना मास्क उतारा तो हमको जो सुपरस्टार निकल पता चला, ये स्पेकुलेशन में भी था, रूमर्स में भी था, क्योंकि ये नाम कोई और नहीं बल्कि ऑस्टिन थ्योरी का है। लेकिन उनका लुक बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, वो चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा सीरियस है कि जैसे कि भाई इसको तुमने 1 साल तक जेल में रखा और ये बाहर निकल के आया तो कोई कैसा एक्सप्रेशन देगा, वैसे कुछ एक्सप्रेशन थे ऑस्टिन थ्योरी के। उनका लुक भी चेंज है क्योंकि बाल जो हैं बिल्कुल उड़ा ही लिए उन्होंने अपने, वो जो पुराना वाला ऑस्टिन थ्योरी का लुक था उससे ये बिल्कुल ही चेंज है। अब ऑस्टिन थ्योरी का रिवील होना ऑब्वियसली एक ऐसा नहीं लग रहा कि कोई बहुत बड़ा मूवमेंट है, मतलब ऐसा नहीं लगा कि सही में जैसे वॉर गेम्स मैच के बाद एकदम से हाइप बनी थी, शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने थोड़ा सा टाइम लगा दिया, बट स्टिल अभी हमको टाइम देना पड़ेगा इस वाली स्टोरी को। लेट्स सी यहाँ से क्या करते हैं। और फिर हमने रिंग में देखा कि जो स्पीयर है ब्रॉन ब्रेकर ने वो सीएम पंक को हिट कर दिया है। पता नहीं क्यों ये मास्क में से जो बंदा निकला वो इतना बड़ा फील नहीं हुआ। अभी हो सकता है मेरा अभी का ओपिनियन है, लेट्स सी आगे मंडे नाइट रॉ में किस तरीके से चीज़ों को लेके जाते हैं। बाकी आज की मंडे नाइट रॉ को मैं रेट करूंगा, देखो 3 स्टार। अभी एवरेज ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ के एपिसोड भी चल रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, कभी कभी इनका मूड करता है तो इसको एक तगड़ा शो बना देते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको नेचुरली इनका लिंक मिल जाएगा, कोड यूज कर लेना प्यारे से डिस्काउंट के लिए। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड कॉन्टेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।